नमस्कार मित्रों, साहित्य की आलोचना के यूट्यूब चैनल ललित में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है काव्य बिंब। काव्य बिंबों का अर्थ एवं स्वरूप, उनकी उपयोगिता और उनके विविध भेदों पर चर्चा की जाएगी। बिंबवाद पाश्चात्य जगत में 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। प्रायः बिंब शब्द का प्रयोग इमेज के लिए किया जाता है। काव्य में लालित्य विधान के प्रमुख तत्वों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जीवंतता कविता की सृजनात्मक प्रतिभा का प्रमाण होती है और कविता में यह जीवंतता बिंब के माध्यम से आती है। एजरा पाउंड का विचार है कि बड़े बड़े पोथे लिखने की अपेक्षा जीवन भर में केवल एक बिंब की रचना करना कहीं बेहतर है। ड्राइडन का कहना है, बिंब विधान कविता की उत्कृष्टता का परिचायक ही नहीं प्रत्युत उसका प्राण तत्व है। वहीं सी.डी. लेविस कहते हैं, बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। डॉक्टर नगेंद्र का विचार है, बिंब एक प्रकार का चित्र है जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने काव्यशास्त्र नामक पुस्तक में बिंब पर विचार करते हुए लिखा है कि वस्तु, भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार ही बिंब कहा जाता है। इन सभी विद्वानों के विचारों का परीक्षण करने के उपरांत कहा जा सकता है कि विचारों, भावनाओं या अनुभूतियों को इंद्रिय अनुभूतियों के आधार पर पुनः प्रत्यक्ष करने वाले शब्द चित्र को बिंब कहते हैं। इस बिंब का निर्माण कल्पना के द्वारा होता है तथा इसके निर्माण का आधार इंद्रिय अनुभव होता है। काव्य में बिंबों का असंदिग्ध महत्व है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने बिंबों के कई कार्य बताए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंबों की उपयोगिता बहुविध सिद्ध की है। काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, रूप, सौंदर्य या गुण को हृदयंगम बनाना काव्य बिंबों का काम है। कवि अपने काव्य में विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ये विचार दार्शनिक भी होते हैं, इसलिए श्रेष्ठ कवि इन गहन विचारों को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिए बिंबों का सहारा लेता है। मूर्त रूप में उन्हें प्रस्तुत करता है जिससे वह पूर्णतया स्पष्ट हो जाए। बिंब का कार्य जहाँ रूप, गुण, सौंदर्य का चित्रांकन है, उन्हीं संदर्भों में वह रूप के चित्रण का अलंकरण भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार बिंब काव्य को प्राणवत्ता प्रदान करता है, उसकी आत्मा का निर्माण करता है, कवि की अनुभूतियों, मर्मस्पर्शी भावों और अमूर्त दार्शनिक विचारों को भी रूपायित करता है। बिंबों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। अमिश्र इंद्रिय बोधों के आधार पर चाक्षुष बिंब, श्रावण बिंब, घ्राणज बिंब, स्वाद बिंब, स्पर्श बिंब एवं गत्वर बिंब होते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति भंगिमा के आधार पर शब्द बिंब, वर्ण बिंब, व्यंजना प्रवण सामासिक बिंब, असंवेष्टित या प्रसरित बिंब, व्यापार विधायक बिंब, विशेषण निर्भर बिंब एवं कल्पना से त्रयक बिंब होते हैं। मिश्र इंद्रिय बोधों के आधार पर दो प्रकार के बिंब बताए गए हैं, वेगोद्भेदक बिंब और सहसंवेदनात्मक बिंब और उदात्त बिंब होते हैं। यहाँ जो प्रमुख काव्य बिंब हैं, जिनका आश्रय लेकर के कवि अपने काव्य को लालित्यपूर्ण बनाते हैं, सौंदर्य से संयुक्त करते हैं, उन बिंबों की चर्चा की जा रही है। पहला है चाक्षुष बिंब। जहाँ कविता को पढ़ने से उसका काल्पनिक शब्द चित्र नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है, तो वहाँ चाक्षुष बिंब होता है। यह चक्षु, आंख, ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। किसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए इन बिंबों की योजना की जाती है। इस बिंब के मुख्यतः दो भेद होते हैं, चतुष्क चाक्षुष बिंब एवं अध्याहृत आयाम चाक्षुष बिंब। चतुष्क बिंब विधान में वस्तु विशेष का चित्र अंकित करते समय उसकी रूपाकृति और आसन्न वातावरण का स्पष्ट विवरण दिया जाता है। इस शैली के भी दो उपभेद होते हैं, संकेतग्राही और उपकरण मूलक।
अध्याहरतायाम बिंब विधान में वस्तु विशेष का विस्तृत अथवा बारीक ब्यौरा न देकर चुस्ती, सामासिकता और उपचार वक्रता से काम लिया जाता है। कहा जा सकता है कि यदि हम किसी कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो पढ़ने मात्र से यदि इसका कोई काल्पनिक शब्द चित्र हमारे नेत्रों के सम्मुख उपस्थित होता है तो वहां पर चाक्षुष बिंब होगा। निराला की एक प्रसिद्ध कविता है वह तोड़ती पत्थर, जिसमें वे लिखते हैं, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका टालिका प्राकार। कवि ने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई युवती का चित्रण इस तरह किया है कि उसका काल्पनिक चित्र नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। अमिश्र इंद्रिय बोधों पर निर्भर बिंबों में दूसरा प्रमुख बिंब है श्रावण, और यह श्रावण बिंब ध्वनि कल्पना से उत्थित है और नाद सौंदर्य की प्रेषणीयता के द्वारा इच्छित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। सामान्यतः ध्वन्यर्थ चित्रण करते समय इन बिंबों का सहारा लिया जाता है। तुलसीदास लिखते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभी दीना, मनसा विश्व विजय कह कीना। यहाँ कंकण, करधनी एवं नूपुरों के ध्वनियों के चित्रण द्वारा सीता का राम के प्रति प्रेम ध्वनित किया गया है, श्रावण बिंब है। पंत लिखते हैं, पपीहों की वह पीन पुकार, निर्झरों की भारी झरझर, झींगुरों की झीनी झनकार, घनों की गुरु गंभीर गहर, बिंदुओं की छनती छनकार, दादुरों के वे दुहरे स्वर। अगला प्रमुख बिंब है घ्राणज बिंब, और घ्राणज बिंब नासिका यानी नाक ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। घ्राणज बिंबों का संबंध गंध से है। काव्य में जहाँ गंध का मोहक चित्रांकन होता है वहाँ घ्राणज बिंब होता है। निराला लिखते हैं, भर गया जूही के गंध पवन, उमड़ा उपवन बारिद वर्षण, तोड़े तोड़े खिल गए फूल, छाए गंगा के कूल कूल, महके तरुणी के नवदुकूल, गजरों से भर दी गई रमन। अगला बिंब है स्वाद, इसे आस्वाद्य बिंब भी कहा जाता है। स्वाद इंद्रिय बोध का अपेक्षाकृत स्थूल स्तर है, इसलिए इसका काव्य में चित्रण कम होता है। जहाँ स्वाद के चित्रण द्वारा कविता को आह्लादक बनाया जाता है वहाँ स्वाद बिंब होता है। निराला की एक व्यंग्य प्रधान कविता है, गर्म पकौड़ी, गर्म पकौड़ी ए गर्म पकौड़ी, तेल की भुनी नमक मिर्च की मिली ए गर्म पकौड़ी। एक प्रमुख इंद्रिय बिंब है स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब में स्पर्श जन्य संवेदनों के समन्वय से बिंब का निर्माण होता है। वस्तुतः जहाँ आलिंगन, चुम्बन, पुलक, सिहरन आदि का चित्रण होता है वहाँ स्पर्श बिंब होता है। आंसू में कई जगह पर कवि ने सुंदर सुंदर स्पर्श बिंबों का निर्माण किया है। वह लिखता है, परिरम्भ कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। निराला गीतिका में एक होली गीत लिखते हैं जिसमें प्रकृष्ट स्पर्श बिंब का उन्होंने निर्माण किया है। लिखते हैं, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे, खेली होली, जागी रात सेज प्रिय पत संग, रत स्नेह रंग घोली, दीपित दीप प्रकाश कंज छवि, मंजु मंजु हंस खोली, मली मुख चुम्बन रोली, प्रिय कर कठिन उरोज परस कस, कसक मसक गई चोली, एक बसन रह गई मंदहस, अधर दसन अनबोली, कली सी कांटे की तोली। इसी का एक रूप होता है गत्वर बिंब। कविता में जहाँ गत युक्त वस्तुओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का अंकन प्रस्तुत किया जाता है वहाँ गत्वर बिंब होता है। गत्वर बिंब विधान दो प्रकार के होते हैं, संस्मृत गत्वर बिंब और तात्कालिक गत्वर बिंब। संस्मृत गत्वर बिंब विधान में स्मृति के अवलंब से विगत गतियुक्त दृश्यों, स्थितियों अथवा वस्तुओं की मानसिक पुनरावृत्ति अंकित की जाती है। पंत लिखते हैं, सरकाती पट, खिसकाती लट, शर्माती झट, वह नमित दृष्टि से देख युरोजों के युग घट, जब जल से भर भारी गागर, खींचती उबहनी वह बरबस, चोली से उभर उभर कसमस, खींचते संग युग रस भरे कलस, जल छलकाती रस बरसाती, बल खाती वह घर को जाती, सिर पर घट उर पर धर पट। इस प्रकार यह प्रमुख अमिश्र इंद्रिय बिंब
जिनका विवेचन हमने किया। मिश्र इंद्रिय बोधों पर निर्भर बिंब दो प्रकार के हैं, एक वेगोद्भेदक बिंब, दूसरा सहसंवेदनात्मक बिंब। जहाँ कविता में गति और ध्वनि का मिश्रण होता है वहाँ वेगोद्भेदक बिंब होता है। उत्कृष्ट कोटि के बिंबों में वेग और उद्भेद, गति और विस्फोट एक साथ होते हैं। राम की शक्ति पूजा में वेगोद्भेदक बिंब अच्छे अच्छे बनाए हैं कवि निराला ने। जहाँ हनुमान के उड्डयन का प्रसंग आता है वहाँ बहुत सुंदर वेगोद्भेदक बिंब है। कवि लिखता है, शतघोणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डुबा तल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला नील में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध करा ठास। इसमें निराला जी ने राम की विपन्नता से क्षुब्ध हनुमान के ऊर्ध्वगमन के प्रभाव को वेग, उद्भेद और विभ्राट के साथ प्रस्तुत किया है। अच्छा, जहाँ शारीरिक अथवा मानसिक अनेक प्रकार के संवेगों, संवेदनों, अनुभूतियों और प्रतीतियों का चित्रण होता है वहाँ सहसंवेदनात्मक बिंब होता है। ऐसी कविताओं में ध्वनि, वर्ण, परिज्ञान और ढाण के बोध एक साथ व्यंजित होते हैं। जैसे भर गया जूही के गंध पवन, उमड़ा पवन बारिद वर्षण, तोड़े तोड़े खिल गए फूल। इसमें घ्राण, चाक्षुष और श्रावण बिंबों का मिश्रण है। कलात्मक अभिव्यक्ति भंगिमा पर निर्भर बिंबों में शब्द बिंब, वर्ण बिंब, समानुभूतिक बिंब, व्यंजना प्रवण सामासिक बिंब, असंवेष्टित या प्रसृत बिंब, व्यापार विधायक बिंब और कल्पना श्रेयित्रयक बिंबों की प्रमुखता है। एक बिंब है उदात्त बिंब, जहाँ सौंदर्य या महिमा के व्यापार को दिखाने के लिए कभी कभी सामान्य मानव या प्रकृति में विराट सत्ता के दर्शन करते हुए उसे विराट एवं भव्य स्वरूप दिया जाता है, तो वहाँ उदात्त बिंब होता है। वैसे दो तरह के उदात्त बिंब होते हैं, एक दिव्योदात्त और दूसरा सौंदर्योदात्त। निराला राम की शक्ति पूजा में लिखते हैं, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित सतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, दसदिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशेखर, लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा गर्भ, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। यहाँ भूधर में पार्वती की छवि को देखने का चित्रण किया है, अस्तु उदात्त बिंब है। तो इस प्रकार बिंबों का अर्थ, बिंबों का काव्य में महत्व और बिंबों के बहुविध प्रकारों का चित्रण किया गया है। इन्हें तैयार कर आलोचक कविता की एक श्रेष्ठ आलोचना कर सकते हैं।